हर्षिल से, जहां पर बादल फटने के बाद तबाही की नई तस्वीर सामने आई है। हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। बादल फटने के बाद पानी इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि बिल्कुल भी किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। उत्तरकाशी के हर्षिल आर्मी बेस कैंप में बादल फटने के बाद से भारतीय सेना के 8 से 10 जवान लापता बताए जा रहे हैं। हर्षिल में आर्मी कैंप में भी बादल फटने से भारी तबाही हुई है, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। ये जो तस्वीरें हैं वो देखिए कि किस तरीके से मौसम बदला, बादल फटा और उसके बाद मलबे का जो सैलाब है वो तबाही का मंजर बना गया। भारतीय सेना के 8 से 10 जवान लापता बताए जा रहे हैं और इस घटना के बाद से कई गांव के लोग भी अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना के साथ साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी बचाव और राहत के काम में जुटी हुई हैं। उत्तरकाशी के हर्षिल आर्मी बेस कैंप के पास की तस्वीरें, जहां पर भारी नुकसान पहुंचा है। मलबे की वजह से अचानक से सैलाब आ गया। बादल फटने से जो तबाही हुई उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के हर्षिल इलाके में आज करीब 1:55 पर बादल फटा, जिसके बाद पहाड़ों से बारिश का पानी सुनामी बनकर आया और सिर्फ 20 सेकंड में पूरे गांव को चीर दिया। इस सुनामी को आते हुए देखकर जो लोग वहां मौजूद थे उनकी डर के मारे चीख निकल रही थी। स्थिति ये थी कि दर्जनों लोगों को तो जान बचाने के लिए भागने तक का भी मौका नहीं मिला। क्योंकि बादल फटने के बाद जिस तेज रफ्तार से बाढ़ का पानी प्रलय बनकर गांव में घुसा, उसके बाद गांव में घर और दुकानें ही कई लोगों के लिए जिंदा ताबूत बन गए। बाढ़ का पानी कई मकानों, दुकानों और सड़कों को बहा ले गया। सिर्फ 20 सेकंड में सारा इलाका बह गया। मकान तिनकों की तरह उखड़ गए। बाजार, बस्तियां, इंसान और मवेशी सब बाढ़ में बह गए। बादल फटने के बाद बाढ़ ने जिस गाँव को शमशान बना दिया उसका नाम है धराली, और जिस नदी में बाढ़ का पानी प्रलय बनकर आया उसका नाम है खीर गंगा। ये गांव और ये नदी गंगोत्री के रास्ते का अहम पड़ाव है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बाढ़ की वजह से 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। कई लोगों के बाढ़ के मलबे में दबे होने की आशंका है। नदी किनारे आई इस बाढ़ से दर्जनों होटल और होमस्टे तबाह हो चुके हैं। अभी तक 6 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन आशंका है कि यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। बादल फटने के बाद तबाही की इस घटना के बाद सेना और एनडीआरएफ की टीमें लापता लोगों को ढूंढ रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी युद्ध स्तर पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। आईटीबीपी की 3 कंपनियों को बचाव कार्य के लिए भेजा गया है। इसे मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए। हर्षिल में बादल फटने की घटना के बाद इलाके में तेजी से रेस्क्यू का काम चल रहा है और इसमें आर्मी के जवान भी जुट गए हैं। घटना के 15 मिनट के भीतर यहां की आर्मी यूनिट में तैनात सेना के 100 से अधिक जवान मौके पर पहुंच गए और लोगों के रेस्क्यू में जुट गए। घायल लोगों के इलाज के लिए भी सेना की यूनिट ने मौके पर ही अस्पताल शुरू किया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। ये रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन इस इवेंट के तकरीबन 15 मिनट में शुरू हो गया था और आर्मी वहां डिप्लॉय हो गई थी और उन्होंने अपना रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया था। मुश्किल हालातों के बावजूद भी तकरीबन अभी तक 20 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और ये कोशिश है कि जितने लोग वहाँ पे अभी मिसिंग हैं या नहीं मिल पा रहे हैं उनको सेफली जल्दी से जल्दी रेस्क्यू कर लिया जाए। सारे आईबेक्स ब्रिगेड के सीनियर अधिकारी वहाँ पहुँच चुके हैं और रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं।
बादल फटना एक कुदरती प्रक्रिया है, लेकिन इस तबाही के वीडियो से समझा जा सकता है कि पहाड़ों में अंधाधुंध निर्माण और नदी किनारे भारी तादाद में कंस्ट्रक्शन तबाही को दावत देना साबित हुआ। बादल फटने के बाद सैलाब के साथ बड़े बड़े पत्थर, पेड़ और लकड़ियां बहती हुई आईं और बाढ़ महातबाही में बदल गई। सवाल ये भी है कि पहाड़ों में बादल फटने की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी क्यों हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और राहुल गांधी का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने कहा कि अहंकार की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने नेता विपक्ष को लताड़ा। नेता विपक्ष का बचपना देश ने देख लिया। प्रियंका गांधी ने जहां राहुल गांधी का बचाव किया, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट देखिए। एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि अहंकार की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने नेता विपक्ष को लताड़ा। नेता विपक्ष का बचपना देश ने देख लिया है। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर प्रियंका गांधी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश और सेना के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते। They do not decide who a true Indian is. And it is the job of the opposition leader. It is his duty to ask questions to challenge the government. And my brother would never say anything against the army. He holds the army in the highest respect. So it is a misinterpretation. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी देश का भला होते नहीं देख सकते। भारत की 1 इंच जमीन कोई माई का लाल नहीं ले सकता। भारत की 1 इंच जमीन भी कोई माई का लाल नहीं ले सकता। लेकिन जो सवाल इनको संसद में पूछना चाहिए, पूछे सवाल। उनको कोई सवाल है, सवाल पूछने से संसद तो रुकती नहीं है। लेकिन ये तो हंगामा समय काट गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो फटकार है, उसके बाद भी गांधी खानदान को समझ में नहीं आया है। लेकिन उनको समझ में आएगा और जनता समझाएगी। जब भी चुनाव होंगे, कांग्रेस का अस्तित्व ही संकट में भविष्य में नजर आएगा। कल सुप्रीम कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपको कैसे पता चीन ने जमीन पर कब्जा किया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा कि एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया। मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर यह टिप्पणी की, जिसके बाद से सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस से तेल खरीदने पर भारत को लगातार निशाना बनाने और टैरिफ की धमकी देने का भारत ने पलटवार किया। इस बार ट्रंप का दांव उल्टा पड़ गया। ट्रंप को शायद उम्मीद भी नहीं रही होगी कि जिस नए भारत की विदेश नीति को ट्रंप अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं, उस भारत के जवाब में सबको चौंका दिया। उल्टा यूएस को ही आईना दिखा दिया। ये बताएं, ट्रेड डील का चर्चा चल रही है या बंद कर दी गई है? क्या स्टांस है इंडिया का? कि हमारे रिश्ते जो अमेरिका के साथ बहुत बिगड़े गए। प्रधानमंत्री टॉप की बात करते हैं। 1970 के दशक में अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर ने कहा था कि अमेरिका का दुश्मन होना घातक है, लेकिन दोस्त होना भी खतरनाक है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ अपने हित देखता है और इसके लिए दूसरे देशों से मनमानी करता है। ट्रंप को भी यही उम्मीद थी कि उनकी ये मनमानी भारत पर चलेगी और वो भारत को झुका लेगा, लेकिन हो गया इसका उलट। भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखा और भारत के हितों से समझौता करने से इनकार कर दिया। अमेरिका लगातार भारत को उकसाता रहा, बयान जारी करता रहा, लेकिन इस बार ट्रंप ने हद कर दी। स्वयंभू सीज फायर एक्सपर्ट ट्रंप ने पोस्ट किया, भारत न केवल भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए ज्यादातर तेल को खुले बाजार में भारी मुनाफे पर बेच भी रहा है। उन्हें भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि रूसी युद्ध मशीन यूक्रेन में कितने लोगों की जान ले रही है। इस वजह से मैं भारत पर लगाए जाने वाले टैरिफ में काफी इजाफा करूंगा। कुल मिलाकर यूएस का कष्ट है कि भारत रशिया से तेल क्यों खरीद रहा है। वो रशिया जो यूक्रेन के साथ युद्ध में है, जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। ऐसा करके भारत रूस से तेल खरीदकर उसे युद्ध में फंडिंग कर रहा है।
इसके बाद भारत ने ट्रंप को उनके ही शब्दों में समझा दिया कि उनकी ट्रंपगिरी कम से कम भारत पर नहीं चलेगी। भारत को रूस पर लेक्चर देने से पहले अमेरिका अपने गिरेबान में झांके। Collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalance. But I want to say this to you. Obtaining respect and ensuring dignity for societies can also be achieved through cultural progress, especially through cultural progress. In that context, traditional value, because ultimately they define identity. We must be assured about what we are if we want to be confident about shaping the future. For nations like us, traditions are truly a great source of strength. इधर ट्रंप की इस धमकी पर विपक्ष में मतभेद नजर आ रहा है। खासकर कांग्रेस में कुछ नेता ट्रंप की भाषा बोल रहे हैं तो कुछ नेता ट्रंप के फैसलों को अमेरिका के लिए नुकसानदेह बता रहे हैं। सुनिए। Any additional tariff impulsively announced by the American president is not a punishment on India. It is also a burden on the American consumer, and that will have repercussions in their own economy. So it's not as if there any kind of tariff is some sort of a penalty or punishment on India alone. This eventual burden of this tariff will be felt by whom? It will be felt by the American consumer. प्रधानमंत्री का विशेष रिश्ता है राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, पुराने मित्र है, माय फ्रेंड डोनाल्ड, माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, ये सब दावे किए जाते थे ना। और उसका नतीजा देखिए, धमकियां दी जा रही हैं, 25% से ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है, हमें धमकी दी जा रही है कि रूस से आप तेल मत खरीदिए। ये दोस्ती बहुत कीमती निकली ना, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। हमारे जो बिजनेसमैन देश सरकार की तरफ देख रहे हैं कि कोई जवाबदेही होगी, तो ये बता रही है, ये जवाब देना कि हाँ आपका हिपोक्रिटिकल स्टैंड है वो ठीक है, लाजमी है, पर ये बताएं ट्रेड डील का चर्चा चल रही है या बंद कर दी गई है, क्या स्टांस है इंडिया का? दूसरा, अगर वो हमारे एक्सपोर्ट्स पे इतना टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, क्या हम रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाएंगे? वो भी काफी सामान देश में इम्पोर्ट करते हैं, तो क्या रिटेलिएटरी टैरिफ लगेगा? ये स्पष्टीकरण अब आई थिंक कॉमर्स मिनिस्टर के क्षेत्र में आता है, उनको देना जरूरी है। अमेरिका और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन भारत पर आरोप लगा रहे हैं भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में फ्यूलिंग कर रहा है, यानी भारत युद्ध में रूस के हाथ मजबूत कर रहा है। लेकिन ट्रंप और यूरोपियन यूनियन भारत की ट्रेड पॉलिसी के खिलाफ जितना ढिंढोरा पीट रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा वो अपनी ट्रेड पॉलिसी की हकीकत छिपा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बाबा बागेश्वर एक बार फिर से बयान देकर वायरल हो गए हैं। लव जिहाद को साजिश बताते हुए उन्होंने लड़कियों को दुर्गा और काली बनने की सलाह दी। उधर प्रेमानंद महाराज का एक बयान भी काफी सुर्खियों में बना हुआ है। एक और बयान, एक और तूफान, फिर सुर्खियों में आए बाबा बागेश्वर। तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके बाली बन। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये बयान क्या दिया, बवाल मच गया। दरअसल इस बयान के पीछे है एक हिंदू लड़की की हत्या की कहानी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लव जिहाद के चलते हिंदू लड़की की बेरहमी से हत्या के बाद बाबा बागेश्वर ने हिंदू बहन बेटियों से दुर्गा और काली बनने की अपील करते हुए बेहद तल्ख बयान दिया। और हम बहनों से यही कहेंगे, हे बहनों, हे बेटियों, तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके बाली बन। लव जिहाद सोची समझी साजिश, हिंदुओं को बाबा बागेश्वर की चेतावनी। देश में बहुत जिहाद चल रहे हैं, थोक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, और प्रायोजित तरीके से इस प्रकार से कुछ कुंठित और छोटी मानसिकता के लोग हिंदू बहन बेटियों को टारगेट बनाकर उन्हें अपने प्रेम के झांसा में फंसा करके इसके बाद में फिर जब उनके मंसूबे, उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो उनको मौत के घाट उतारते हैं। और हिंदुओं, बहन बेटी और हिंदू इस बात को समझ नहीं रहे। इसलिए तो हम दिन रात मेहनत कर रहे, प्रयत्न कर रहे कि हिंदुओं जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि अब ना जाग पाए तो कब जागोगे? देख लो परिस्थितियां क्या है। आज ये हाल है बुरहानपुर में हुआ, एक दिन ऐसा आएगा घर घर में ना होने लगे तो कहना।
बाबा बागेश्वर ने लव जिहाद को एक सोची समझी साजिश करार दिया। उन्होंने बहन बेटियों के साथ साथ हिंदुओं से भी जागने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दे डाली कि अगर लव जिहाद की साजिश को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया गया तो ये कई घरों को अपनी चपेट में ले सकता है। कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ साथ एक और बयान वायरल हो रहा है। मथुरा में प्रेमानंद महाराज अपने भक्तों को उपदेश दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने युवाओं से जो कहा वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। आप सब बच्चे हो, अब आए हो तो सुधरने के लिए ना, तो हम कड़ुआ भी बोलेंगे। तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो, तुम कोई नशा मत करो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो। अब इसी को तुम बुरा मानो तो फिर अगर संत जन तुम्हें नहीं उपदेश करेंगे तो शास्त्रों तक तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम कैसे जानोगे कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। प्रेमानंद जी महाराज ने उपदेश के दौरान लोगों को पहले ही चेता दिया था कि वो जो कुछ बोल रहे हैं वो कड़वा लग सकता है। कुछ वक्त पहले 100 में से 2-4 महिलाओं के पवित्र रहने के बयान पर प्रेमानंद जी महाराज का काफी विरोध हुआ था। कुछ दिन पहले वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक बयान दिया जिस पर काफी बवाल मच गया था। कथावाचकों और संतों के इस तरह के बयानों ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी है।